Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज की हमारी चर्चा का विषय है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर किसी देश की इकोनॉमी एक इंसान की तरह है तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग उसका सालाना मेडिकल चेकअप है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिस्ट ये चेकअप करते कैसे हैं। हमारे हाथ में है PW Only IAS की उड़ान मैगजीन, जो इस चेकअप की पूरी मेथोडोलॉजी बताती है। बिल्कुल। हमारा मिशन है ये समझना कि जीडीपी, जीएनपी जैसे नंबर्स आखिर बनते कैसे हैं और ये किसी देश की हेल्थ की कहानी कितनी सही बताते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से इकोनॉमी का एक्सरे है। हम यूडान मैगजीन के दिए गए फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखेंगे, डेफिनेशन से लेकर एग्जाम्पल्स तक। तो फोकस सिर्फ व्हाट पर नहीं, वाई पर भी होगा। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़े हैं और एक एस्पिरेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग के पर्सपेक्टिव से इन्हें समझना क्यों जरूरी है, हम इस पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए इस मेडिकल रिपोर्ट को खोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सोर्स कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में 1936 में जॉन मेनर्ड कीन्स की फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, हाँ, उसके बाद उभरा। मुझे ये बात हमेशा फैसिनेट करती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन इतना नया है। हाँ, और इसकी वजह थी ग्रेट डिप्रेशन। उससे पहले इकोनॉमिस्ट मानते थे कि इकोनॉमी मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाती है। राइट। केन्स ने बताया कि ऐसा नहीं है और पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट की तरह देखने की जरूरत है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के एग्रीगेट वेरिएबल्स जैसे टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और विभिन्न सेक्टर्स के बीच के इंटर रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है। बिल्कुल। और इन्हीं इंटर रिलेशनशिप्स को समझने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर शामिल हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। और इसी फ्लो को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मुख्य अप्रोचेस हैं, इनकम, प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सोर्स एक बहुत जरूरी वार्निंग शुरू में देता है। हाँ, कि जीडीपी अकेले किसी देश की वेलबींग का सही मेजर नहीं है। ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है पर जॉब्स नहीं है या पोल्यूशन बढ़ रहा है। बिल्कुल। जीडीपी आपको बताता है कि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, पर वो ये नहीं बताता कि उस प्रोडक्शन से हुई इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ या एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा। सही बात है। इसलिए ये एक पावरफुल टूल है पर अधूरा है। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक ड्रामा के मेन प्लेयर्स कौन है? सोर्स में इकोनॉमिक प्लेयर्स की बात की गई है। मुख्य रूप से 3 प्लेयर्स हैं। पहले हैं फर्म्स यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये प्रोडक्शन प्रोसेस के कह सकते हैं डायरेक्टर्स हैं। ये वेज लेबर को हायर करते हैं, कैपिटल और लैंड का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे प्लेयर हैं गवर्नमेंट या स्टेट। ये सिर्फ रेफरी नहीं है बल्कि एक एक्टिव प्लेयर है ना? हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट कानून लागू करती है, जस्टिस सिस्टम चलाती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है और रोड्स, स्कूल्स जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। करेक्ट। और कई बार सरकार खुद भी प्रोडक्शन करती है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जरिए। और तीसरे और शायद सबसे जरूरी प्लेयर हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब हम और आप। बिल्कुल। इसमें वो सभी इंडिविजुअल्स शामिल हैं जो कंजम्पशन डिसीजंस लेते हैं, क्या खरीदना है, कितना बचाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। और यही लोग फर्म्स में काम करके या अपना बिजनेस करके वेजेस, सैलरीज या प्रॉफिट्स के रूप में इनकम अर्न करते हैं और टैक्सेस भी पे करते हैं। ये तीनों प्लेयर्स मिलकर ही इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो चलाते हैं। चलिए आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो इस पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले है फाइनल गुड्स। सुनने में तो सिंपल लगता है पर इसमें कोई कैच है। कैच ये है कि कोई गुड फाइनल है या नहीं, ये उसके नेचर पर नहीं बल्कि उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। अच्छा। फाइनल गुड्स वो उत्पाद हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब आगे किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए तैयार हैं। जैसे दूध, अगर आप घर में पीने के लिए खरीदते हैं तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही दूध एक चाय वाला अपनी दुकान के लिए खरीदता है तो वो फाइनल गुड नहीं होगा, राइट? एग्जैक्टली। तब वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। सोर्स फाइनल गुड्स को 2 कैटेगरीज में बांटता है। ओके। पहले हैं कंजम्पशन गुड्स, जैसे खाना, कपड़े जो उपभोक्ता सीधे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे हैं कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर्स जो ड्यूरेबल होते हैं और दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। परफेक्ट। तो अब इंटरमीडिएट गुड्स पर आते हैं। जैसा हमने दूध के एग्जाम्पल में देखा, ये वो गुड्स हैं जिन्हें दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जैसे कार बनाने के लिए स्टील शीट्स या शर्ट बनाने के लिए धागा। और इन्हें हम नेशनल इनकम में सेपरेटली काउंट नहीं करते। नहीं, वरना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। हम सिर्फ फाइनल कार या फाइनल शर्ट की वैल्यू काउंट करते हैं, जिसमें स्टील और धागे की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। अब सोर्स द रोल ऑफ मनी की बात करता है। कार, शर्ट, दूध ये सब अलग अलग यूनिट्स में है। इन्हें हम एक साथ कैसे जोड़ते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। यहीं पर मनी का रोल आता है। मनी एक कॉमन मेजरिंग रॉड की तरह काम करता है, मतलब एक कॉमन स्केल। हाँ, हम हर फाइनल गुड और सर्विस की वैल्यू को उसकी मार्केट प्राइस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और फिर उन वैल्यूज को जोड़कर टोटल आउटपुट का एक सिंगल क्वांटिटेटिव मेजर निकाल लेते हैं। बिना मनी के ये एग्रीगेशन तो लगभग नामुमकिन होता। बिल्कुल। अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक्स एंड फ्लोज। ये अक्सर कंफ्यूज करता है।
एक सिंपल एनालॉजी से इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे एक पानी की टंकी के उदाहरण से समझ सकते हैं। ओके, टंकी में किसी भी मोमेंट पर जो पानी है वो एक स्टॉक है। इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ठीक है। लेकिन नल से जो पानी टंकी में गिर रहा है वो एक फ्लो है। इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लीटर्स पर मिनट। अच्छा, तो इकोनॉमी में एक फैक्ट्री में जो मशीनरी है वो एक स्टॉक है। हाँ, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक इस साल जो नई मशीन खरीदता है वो एक फ्लो है, एक इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट। कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी स्टॉक्स हैं, जबकि कैपिटल गुड्स में जो चेंज हो रहा है यानी नई मशीनरी का एडिशन वो फ्लोस हैं। इसी फ्लो को सोर्स में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहा गया है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हुआ एक पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी में फिक्स्ड एसेट्स का ग्रॉस एडिशन प्लस स्टॉक्स यानी इन्वेंट्री में हुआ चेंज। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इकोनॉमी अपनी फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कितना ऐड कर रही है। अब सोर्स फिजिकल कैपिटल पर आता है जिसका जिक्र यूपीएससी 2024 में भी हुआ था। ये तो वही मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स हुए जिनकी हम बात कर रहे थे। हाँ, फिजिकल कैपिटल में प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले सभी टैंजिबल मैन-मेड एसेट्स शामिल हैं। इसमें मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स और वो सभी मटेरियल्स आते हैं जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में वाइटल रोल निभाते हैं। सोर्स में यूपीएससी 2015 का एक रेफरेंस भी है। हाँ, जहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में स्टील का उपयोग कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक उदाहरण बताया गया है। इसका मतलब है कि कैपिटल यानी स्टील प्लाव ने लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। एग्जैक्टली। सोर्स फिजिकल कैपिटल को दो टाइप्स में बांटता है। ये क्या है? पहला है फिक्स कैपिटल। ये वो एसेट्स हैं जिन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स। हाँ, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स। ये इस्तेमाल के दौरान खत्म नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू देते हैं। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं और जिन्हें रेगुलर बेसिस पर रिप्लेनिश करना पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल्स। हाँ, फ्यूल, मनी इन हैंड फॉर डेली एक्सपेंसेस। ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड्स के लिए जरूरी हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। फिजिकल कैपिटल तो समझ आ गया, जो चीजें हम देख और छू सकते हैं। लेकिन सोर्स एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करता है, इंटेंजिबल कैपिटल। जिसका जिक्र यूपीएससी 2023 के एग्जाम में था। ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इंटेंजिबल एसेट्स वे एसेट्स हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस के लिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। बिल्कुल, ब्रांड रेप्यूटेशन और ह्यूमन कैपिटल भी इसी में आते हैं। तो 2023 का यूपीएससी का सवाल सिर्फ इसकी डेफिनेशन पर था या मॉडर्न इकोनॉमी में इसकी बढ़ती इंपॉर्टेंस पर? वो सवाल सिर्फ डेफिनेशन तक सीमित नहीं था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आज की डिजिटल इकोनॉमी में गूगल का ब्रांड वैल्यू या माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर पेटेंट जैसी चीजें उनकी फैक्ट्रीज या बिल्डिंग से ज्यादा वैल्यूएबल क्यों हो सकती हैं। अच्छा, यही इंटेंजिबल कैपिटल की ताकत है। ये इनोवेशन, रेप्यूटेशन और कस्टमर लॉयल्टी से ड्रिवन होता है। राइट। अब आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पर, जिसका जिक्र यूपीएससी 2013 में है। ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे जुड़ा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो टोटल एक्सपेंडिचर है जो एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और हाउस होल्ड्स द्वारा फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स एक्वायर करने या प्रोड्यूस करने पर किया जाता है। तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का ही की कंपोनेंट है। बिल्कुल, इसमें नई मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल और सड़कें शामिल हैं। सोर्स कहता है कि भारत जैसे देश में हाई कैपिटल फॉर्मेशन फ्यूचर में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करती है। लेकिन कैपिटल एसेट्स हमेशा नए तो नहीं रहते, उनमें वेयर एंड टेयर भी होता है। सही बात है। यहीं पर डिप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली। डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ के दौरान उनके वेयर एंड टेयर के लिए एक एनुअल अलाउंस है। इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इस डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमें बताता है कि पुराने कैपिटल को रिप्लेस करने के बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में एक्चुअली कितना नया कैपिटल ऐड हुआ है। ये ग्रोथ की एक ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देता है। बिल्कुल, ये ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी जैसा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रॉस सैलरी है और नेट इन्वेस्टमेंट टैक्स यानी डेप्रिसिएशन कटने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी है। परफेक्ट एनालॉजी। अब सोर्स कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बीच के अंतर को एक टेबल के जरिए समझाता है। ये एक फंडामेंटल चॉइस है जो हर इकोनॉमी को करनी पड़ती है। हाँ, ये आज खाएं या कल के लिए बचाएं वाली चॉइस है। सोर्स के अनुसार कंजम्पशन इमीडिएट यूज के लिए गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च है, जैसे फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, और ये शॉर्ट टर्म डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करता है। हाँ, और इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स पर किया गया खर्च है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। ये प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये चॉइस एक ट्रेड ऑफ है ना? बिल्कुल। आज ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कम होगा। आज ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। तो हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन क्या हर तरह का इन्वेस्टमेंट बराबर रिजल्ट देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प हो जाता है, जिसका रेफरेंस यूपीएससी 2018 में भी है। ये एक बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट है। कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी COR बताता है कि आउटपुट की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कैपिटल की कितनी यूनिट्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर COR 4 है तो इसका मतलब है कि 1 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 4 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश का कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत हाई है तो वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो पैसा एक तरह से इनएफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा इंसाइट है। अ हाई COR का मतलब है कि समान आउटपुट के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। तो सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना काफी नहीं है। नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि वो कैपिटल कितनी कुशलता से आउटपुट में बदल रहा है। यहीं पर टेक्नोलॉजी, पॉलिसी रिफॉर्म्स और स्किल डेवलपमेंट का रोल आता है। सोर्स में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आईकॉर का भी जिक्र है। हाँ, ICOR आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी एडिशनल कैपिटल को मेजर करता है। अ हायर आईकॉर का मतलब है कि देश का प्रोडक्शन कम एफिशिएंट है। चलिए, अब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी में। सोर्स में एक सिंपल इकोनॉमी का डायग्राम है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन को जोड़ता है। हाँ, ये मॉडल इकोनॉमी के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की तरह है। इस सिंपल मॉडल के कुछ की असम्पशंस हैं। इसमें फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को हाउस होल्ड से हायर करती हैं। और इन फैक्टर्स के बदले में फर्म्स उन्हें पेमेंट्स करती हैं, जैसे लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, लैंड को रेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। करेक्ट। और यही फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स की इनकम बन जाती है। हाँ, फिर हाउस होल्ड्स इसी इनकम को फर्म्स द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च कर देते हैं और इस तरह पैसा फर्म्स के पास वापस पहुंच जाता है। ये कंटिन्यूअस लूप है। लेकिन सोर्स कहता है कि ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, इसमें क्या क्या मिसिंग है? इस बेसिक मॉडल में कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब टैक्सेस, स्पेंडिंग नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड भी नहीं है। हाँ, कोई एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स नहीं है और कोई सेविंग्स भी नहीं मानी गई हैं। रियल वर्ल्ड में ये सभी एलिमेंट्स फ्लो को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यहाँ PW+ बॉक्स में द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जिक्र है, जो कैपेक्स मल्टीप्लायर की बात करता है। ये मल्टीप्लायर क्या चीज है? मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है कि इकोनॉमी में इनिशियल स्पेंडिंग से फाइनल इनकम में कितना गुना इंक्रीज होता है। अच्छा। सर्वे कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है उसका मल्टीप्लायर लगभग 4.2 है। मतलब सरकार अगर 1 रुपया कैपेक्स पर खर्च करती है तो इकोनॉमी में फाइनल इनकम 4.2 रुपये बढ़ती है। बिल्कुल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर सिर्फ 0.9 है। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरीज, सब्सिडीज का मल्टीप्लायर बहुत कम है। ये डेटा हाईलाइट करता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, GDP एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP और नेशनल इनकम NI। हाँ, तो GDP एंड नेशनल इनकम को विस्तार से समझते हैं, जिसका रेफरेंस UPSC 2013 में भी है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। पूछिए, अगर एक फॉरेन कंपनी भारत में पैसा कमा रही है तो वो पैसा भारत की इकोनॉमी में ही तो सर्कुलेट हो रहा है, फिर हम उसे नेशनल इनकम में क्यों नहीं गिनते? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और इसे क्लियर करना जरूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बाउंड्री के अंदर, हाँ बाउंड्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस हुए सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन किसने किया, एक इंडियन कंपनी ने या एक फॉरेन कंपनी ने। ओके, सो GDP इज अबाउट वेयर द प्रोडक्शन हैपेंस। एग्जैक्टली। एंड नेशनल इनकम यानी NI किसी देश के निवासियों यानी रेजिडेंट्स और नेशनल्स द्वारा अर्जित कुल आय है, चाहे वो आय देश के अंदर कमाई गई हो या बाहर। सो नेशनल इनकम इज अबाउट हु अर्न्स द इनकम। बिल्कुल, इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करते हैं। सो उसका एग्जांपल इसे और क्लियर कर देगा। न्यू भारत के GDP का हिस्सा है क्योंकि प्रोडक्शन भारत में हुआ, लेकिन नेशनल इनकम का नहीं। नहीं, ये भारत की नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये अर्निंग्स एक फॉरेन एंटिटी की हैं जो भारत से बाहर चली जाएंगी। और इसका उल्टा, अगर कोई भारतीय नागरिक USA में काम करके 300 करोड़ रुपए कमाता है और भारत भेजता है तो ये रेवेन्यू भारत के GDP में नहीं गिना जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन भारत की टेरिटरी के बाहर हुआ है, लेकिन भारत की नेशनल इनकम का हिस्सा होगा। करेक्ट, क्योंकि ये आय एक भारतीय नागरिक ने अर्जित की है। क्लियर। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग GDP की। इन्हें 3 अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। पहला है प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, और बेकर वाला एग्जाम्पल इसे सिंपल बना देता है। एक किसान 100 रुपए का गेहूं पैदा करता है, ये उसका वैल्यू एडेड है। एक बेकर उस गेहूं को खरीद कर 200 रुपए की ब्रेड बनाता है। तो बेकर का वैल्यू एडेड हुआ 200 जो ब्रेड की वैल्यू है, हाँ, -100 जो गेहूं की वैल्यू है, मतलब 100 रुपए। तो इकोनॉमी का टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ किसान का 100 प्लस बेकर का 100 यानी 200 रुपीज। बिल्कुल, यही इकोनॉमी की GDP एट मार्केट प्राइस होगी टैक्स एडजस्टमेंट्स के बाद। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसे कैलकुलेट करना कितना मुश्किल होगा। एक कार बनाने में हजारों इंटरमीडिएट पार्ट्स होते हैं। बहुत चैलेंजिंग है
और इसीलिए डेटा कलेक्शन का एक मैसिव एक्सरसाइज होता है। बट थ्योरेटिकली ये मेथड डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का सबसे फूल प्रूफ तरीका है। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ये डिमांड साइड को देखता है। कि आखिर प्रोडक्शन को खरीदा किसने। एग्जैक्टली ये मेथड टोटल स्पेंडिंग के आधार पर जीडीपी की गणना करता है। इसका फेमस फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम। सी है प्राइवेट कंजम्पशन, आई है इन्वेस्टमेंट, जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सएम है नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, तो ये बेसिकली इकोनॉमी में हुए कुल खर्च को जोड़ देता है। सोर्स का एग्जांपल है, अगर कंज्यूमर्स 500 रुपए खर्च करें, फॉर्म्स 200 रुपए इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट 300 रुपए खर्च करे, एक्सपोर्ट्स 150 रुपए के हों और इंपोर्ट्स 50 रुपए के, तो जीडीपी 1100 रुपए होगा। करेक्ट। ये मेथड बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर कौन है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट या एक्सटर्नल डिमांड। और तीसरा मेथड है इनकम मेथड। ये फ्लो के दूसरे साइड को देखता है कि प्रोडक्शन से हुई इनकम किसे मिली। हाँ, ये मेथड सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्जित आय को जोड़कर जीडीपी की गणना करता है। इसमें शामिल हैं वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। इन सबको जोड़ने पर हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है। हाँ, और उसमें टैक्स एडजस्टमेंट्स के बाद हम जीडीपी तक पहुंचते हैं। अंत में ग्रॉस एंड नेट मेजर्स पर आते हैं। हमने इसकी बात नेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में की थी। हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में कैपिटल एसेट्स का डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो ये इकोनॉमी का टोटल आउटपुट दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की ट्रू ग्रोथ देखना चाहते हैं तो हमें कैपिटल के वेयर एंड टेयर को अकाउंट फॉर करना होगा। तो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी डेप्रिसिएशन। हाँ, ये एक तरह से इकोनॉमी की नेट और इन हैंड प्रोडक्शन हुई, जो असल में हमारे पास बची है। बिल्कुल। सोर्स का एग्जाम्पल है, अगर जीडीपी 1000 करोड़ है और डिप्रिसिएशन 10,000 करोड़, तो एनडीपी 90,000 करोड़ होगा। एनडीपी सस्टेनेबल ग्रोथ का एक बेहतर इंडिकेटर माना जाता है। यहाँ एक और पीडब्ल्यू प्लस बॉक्स है जो 2025 में आईएमएफ द्वारा भारत के नेशनल अकाउंट्स को ग्रेड सी देने की बात करता है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, सोर्स कुछ सीरियस इश्यूज हाईलाइट करता है। पहला, आउटडेटेड बेस ईयर जो 2011-12 का है, उसका इस्तेमाल। दूसरा, फ्लॉड डिफ्लेटर्स का इस्तेमाल, रियल जीडीपी निकालने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल, जबकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई बेहतर होता। इसमें मेथोडोलॉजिकल वीकनेसेस की भी बात है, जैसे सिंगल डिफ्लेशन और सीजनली एडजस्टेड डेटा की कमी। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? सिंगल डिफ्लेशन का मतलब है कि आप आउटपुट को तो डिफ्लेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, पर इनपुट्स को नहीं। अच्छा, जिससे वैल्यू एडेड का एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं मिलता। और सीजनली एडजस्टेड डेटा की कमी का मतलब है कि डेटा में फेस्टिव सीजन या मॉनसून जैसे सीजनल इफेक्ट्स को हटाया नहीं जाता, जिससे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन मिसलीडिंग हो सकता है। बिल्कुल। और आईएमएफ ने प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर अप्रोचेस से निकाले गए जीडीपी नंबर्स में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज पर भी सवाल उठाया था। प्राइसेस से जुड़े 3 कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट, जिसे एफसीबी कहते हैं। सोर्स के अनुसार ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन की वो कॉस्ट जिसमें टैक्सेस और सब्सिडीज शामिल नहीं होते हैं। इसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये सब शामिल हैं। अच्छा, तो ये वो इनकम है जो प्रोड्यूसर्स को वास्तव में मिली। हाँ, यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि फैक्टर कॉस्ट दिखाता है कि प्रोड्यूसर्स को वास्तव में कितनी इनकम प्राप्त हुई। अगला टर्म है बेसिक प्राइस। इसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ साथ प्रोडक्शन टैक्सेस भी शामिल होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन सब्सिडीज घटा दी जाती हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस जैसे फैक्ट्री पर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्सेस। बिल्कुल, और प्रोडक्शन सब्सिडीज जैसे फैक्ट्री ऑपरेशंस के लिए सरकार से मिली कोई मदद। सोर्स में एक एग्जांपल भी दिया गया है। हाँ, वो एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अगर एक फैक्ट्री का फैक्टर कॉस्ट 200 करोड़ है, प्रोडक्शन टैक्सेस 10 करोड़ है और सब्सिडीज 5 करोड़ है, तो बेसिक प्राइस की कैलकुलेशन होगी, फॉर्मूला है बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो ये हुआ 200 प्लस 10 माइनस 5, यानी 205 करोड़ रुपए। राइट। एंड फाइनली मार्केट प्राइस, एमपी। इसमें बेसिक प्राइस के साथ प्रोडक्ट टैक्सेस जुड़ते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडीज घट जाती हैं। ये वो फाइनल प्राइस है जो कंज्यूमर पे करता है। एग्जैक्टली। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। सोर्स के एग्जांपल के अनुसार अगर किसी गुड का बेसिक प्राइस 100 रुपए है, प्रोडक्ट टैक्सेस मान लीजिए 10 रुपए हैं और सब्सिडीज 3 रुपए हैं, तो मार्केट प्राइस होगा 100 प्लस 10 माइनस 3 यानी 107 रुपए। बिल्कुल सही। अब जीडीपी और एनडीपी को इन अलग अलग प्राइसेस पर देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी जीडीपी एट एफसी। ये फैक्टर कॉस्ट पर प्रोड्यूस हुए सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। हाँ, और फिर आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी एट एमपी। ये मार्केट प्राइस पर प्रोड्यूस हुए सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है, जिसमें सभी टैक्सेस और सब्सिडीज शामिल होते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी के बीच एक रिलेशनशिप है। बिल्कुल, जिसे एक फॉर्मूला से दिखाया जा सकता है। फॉर्मूला है GDP at MP is equal to GDP at FC plus production taxes, production subsidies plus product taxes, production subsidies. Okay. Next, NDP at factor cost, NDP at FC.
इसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। हाँ, और ये फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाकर निकाला जाता है, जो नेट वैल्यू को दर्शाता है। और एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस? एनडीपी एट एमपी, इसमें मार्केट प्राइसेस पर जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटाकर निकाला जाता है, जिससे हमें नेट वैल्यू मिलती है जो मार्केट डायनामिक्स को कंसिडर करती है। इसका फॉर्मूला है एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी डिप्रिसिएशन। चलिए अब कुछ और की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज अप हो जाते हैं। इन्हें फाइनल कैलकुलेशन से एक्सक्लूड किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ फ्लावर। बिल्कुल। अगला कॉन्सेप्ट है डिप्रिसिएशन। ये टाइम के साथ ऑब्सोलेसेंस या वेयर एंड टेयर की वजह से एसेट वैल्यू में आई कमी है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यूज जैसे एनडीपी निकालने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। Here's where it gets really interesting. Product taxes and subsidies versus production taxes and subsidies. इनमें क्या अंतर है? देखिए, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज सीधे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। प्रोडक्ट टैक्सेस से कीमतें बढ़ती हैं, जबकि सब्सिडी से कम होती हैं। दूसरी तरफ प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज कंज्यूमर प्राइसेस को सीधे प्रभावित नहीं करते, बल्कि बेसिक प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम नेशनल इनकम से जुड़े कुछ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज पर आते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, नेशनल इनकम एनआई, पर्सनल इनकम पीआई और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई। हाँ, ये आइडेंटिटीज ये समझने में मदद करती हैं कि वेरियस फैक्टर्स जैसे डिप्रिसिएशन, टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। शुरुआत करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से। जीएनपी एक साल में किसी देश के सिटीजन्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू है। और इसमें देश के बाहर से सिटीजन्स द्वारा अर्न की गई इनकम भी शामिल होती है। लेकिन देश के अंदर फॉरेनर्स द्वारा अर्न की गई इनकम को एक्सक्लूड किया जाता है। बिल्कुल। इसका फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है देश के सिटीजन्स द्वारा विदेशों से कमाई गई इनकम माइनस देश में फॉरेनर्स द्वारा कमाई गई इनकम। यूपीएससी 2011 में ये सवाल भी पूछा गया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। एनएनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर को घटाकर प्राप्त होता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ज्यादा एक्यूरेट मेजर माना जाता है, क्योंकि ये कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट को अकाउंट करता है। हाँ, इसका फॉर्मूला है NNP is equals to GNP depreciation. If we connect this to the bigger picture, NNP at factor cost को ही नेशनल इनकम यानी NI कहा जाता है। सही। इसे मार्केट प्राइसेस पर एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाकर और सब्सिडीज को जोड़कर निकाला जाता है। फॉर्मूला है NI is equals to NNP at market prices, net indirect taxes मतलब indirect taxes, subsidies, और ये NNP at factor cost के बराबर होता है। सोर्स में एक नोट भी है। हाँ, कि ये सभी वैल्यूज मार्केट प्राइसेस पर इवैल्यूएट की जाती हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं। सरकार को टैक्सेस मिलते हैं, इसलिए एनएनपी से टैक्सेस घटाने होते हैं। दूसरी ओर सरकार सब्सिडीज देती है, इसलिए उन्हें एनएनपी में जोड़ना होता है ताकि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल इनकम PI। ये हाउसहोल्ड्स को नेशनल इनकम से मिलने वाली इनकम है। बिल्कुल। इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट टैक्स और फर्म्स और गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटाया जाता है, और हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट और फर्म से मिले ट्रांसफर पेमेंट्स को जोड़ा जाता है। और फैसिनेटिंग हियर, इस PI में फर्म्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शामिल नहीं होते। सही। और इसमें हाउस होल्ड्स को मिलने वाले ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप्स, ये सब शामिल होते हैं जो पर्सनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए जरूरी हैं। फॉर्मूला है PI is equal to NI undistributed profits, net interest payments made by households, corporate tax plus transfer payments to the households from the government and firms. PI से जुड़ा एक टर्म है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, इसका फॉर्मूला है national disposable income is equal to net national product at market prices plus other current transfers from the rest of the world. इसके पीछे का आइडिया ये है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को दिखाता है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के पास डिस्पोजल के लिए है। और एक टर्म है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर को सभी सोर्सेज से मिलने वाली टोटल फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम्स है, जिसमें हाउसहोल्ड्स और कॉर्पोरेशंस दोनों शामिल हैं। फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइनली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI। ये पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स पेमेंट्स और नॉन टैक्स पेमेंट्स को घटाने के बाद बची हुई इनकम है। नॉन टैक्स पेमेंट्स जैसे फाइन्स वगैरह? हाँ, ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड्स के पास कंजम्पशन या सेविंग्स के लिए होती है। इसका फॉर्मूला है PDI इज इक्वल टू PI, पर्सनल टैक्स पेमेंट्स, नॉन टैक्स पेमेंट्स। सोर्स में एक बहुत उपयोगी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है जो इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को दिखाता है।
It flows from GDP to GNP, then to NNP at market price, then to NI, NNP at factor cost, then to PDI, and finally to PDI. इसमें depreciation, indirect taxes, subsidies, corporate taxes, undistributed profits जैसे components को clearly दिखाया गया है। अब जीडीपी को दो और तरीकों से देखते हैं, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। इसमें प्राइस चेंजेस यानी इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल होता है। सोर्स में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक इकोनॉमी सिर्फ ब्रेड प्रोड्यूस करती है। साल 2000 में 100 यूनिट ब्रेड प्रोड्यूस हुआ और कीमत थी 10 रुपए पर ब्रेड, तो नॉमिनल जीडीपी हुआ 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अगर 2001 में 110 यूनिट ब्रेड प्रोड्यूस हुआ और कीमत 15 रुपए पर ब्रेड हो गई, तो नॉमिनल जीडीपी होगा 110 इंटू 15 इज इक्वल टू 1650 रुपीज। राइट। अब आते हैं रियल जीडीपी पर। ये कांस्टेंट यानी बेस ईयर प्राइसेस पर गुड्स और सर्विसेज को इवैल्यूएट करता है। ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाकर अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स प्रोडक्शन वॉल्यूम्स की कंपैरिजन करने की सुविधा देता है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियल जीडीपी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये प्राइस चेंजेस के इम्पैक्ट को खत्म करता है, जिससे इकोनॉमिक प्रोडक्शन में एक्चुअल चेंजेस को असेस करने के लिए ये एक यूजफुल टूल बन जाता है। पिछले एग्जाम्पल को ही लें तो 2000 को बेस ईयर मानकर 2001 का रियल जीडीपी होगा 110 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज इक्वल्स 100,000 रुपीज। इससे जुड़ा कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक इंडेक्स है जो इकोनॉमी में इंक्लूड सभी गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस लेवल में हुए चेंज को मेजर करता है। बिल्कुल। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 150% है तो इसका मतलब है कि बेस ईयर की तुलना में नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से 50% ज्यादा है। ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इनटू 100। अब इन्फ्लेशन को मापने के एक और महत्वपूर्ण टूल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई पर आते हैं। हाँ, सीपीआई रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर द्वारा टिपिकली परचेस किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के फिक्स्ड बास्केट की प्राइसेस में हुए चेंजेस को मेजर करता है। यह बेस ईयर की तुलना में करंट ईयर में बास्केट की कॉस्ट में हुए परसेंटेज चेंज को क्वांटिफाई करता है। बेसिकली सीपीआई रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन को दर्शाता है। फॉर्मूला है सीपीआई इज इक्वल कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर इनटू 100। सोर्स में विभिन्न प्रकार के सीपीआई का एक टेबल दिया गया है। हाँ, पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई IW। यह इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इन्फ्लेशन मेजर करता है। बेस ईयर 2016, फ्रीक्वेंसी मंथली, और इसे लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिलीज करता है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI-AL। इसका बेस ईयर 1986-87 है, फ्रीक्वेंसी मंथली, और इसे भी लेबर ब्यूरो ही रिलीज करता है। और सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, CPI-RL। वो भी सेम है, बेस ईयर 1986-87, फ्रीक्वेंसी मंथली, रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। और चौथा है सीपीआई कंबाइंड, CPI-C। बिल्कुल, ये ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन मतलब अर्बन प्लस रूरल को मेजर करता है। बेस ईयर है 2012, फ्रीक्वेंसी मंथली, और इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO रिलीज करता है, जो मोस्पी के अंडर आता है। सीपीआई कंबाइंड के कंपोनेंट्स और उनके वेटेज को देखना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा वेटेज है फूड एंड बेवरेजेस का 45.86%, फिर हाउसिंग 10.07%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.53%, फ्यूल एंड लाइट 6.84%, और मिसलेनियस जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट आते हैं, उसका वेटेज है 30.70%। Here's where it gets really interesting. सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या अंतर है? पहला अंतर यह है कि जीडीपी डिफ्लेटर में देश में प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होते हैं, जबकि सीपीआई में केवल कंज्यूमर्स द्वारा परचेज किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होते हैं। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करता। और दूसरा अंतर वेटेज का है। हाँ, सीपीआई में वेट्स कांस्टेंट होते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में प्रोडक्शन लेवल के अनुसार बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की। हाँ। इस पर भी यूपीएससी 2020 में सवाल था। WPI होलसेल लेवल पर गुड्स की प्राइसेस में हुए चेंजेस को मेजर करता है। ये प्रोड्यूसर लेवल पर इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है। WPI से जुड़े कुछ की पैरामीटर्स हैं। इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है। बेस ईयर है 2011-12। मेन कंपोनेंट्स हैं प्राइमरी आर्टिकल्स 22.62%, फ्यूल एंड पावर 13.15% और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64.23%, और इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली। एक और इंडेक्स है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। हाँ, PPI डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स द्वारा अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्राप्त सेलिंग प्राइसेस में एवरेज चेंज को मेजर करता है। What's fascinating here is इंडिया में PPI WPI के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि PPI सिस्टम अभी तक पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया है। सोर्स में एक PW+ बॉक्स है जिसमें रमेश चांदेल वर्किंग ग्रुप का जिक्र है। हाँ, इस ग्रुप को WPI के बेस ईयर को 2022-23 में रिवाइज करने और PPI की फुल ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप बनाने का काम सौंपा गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने नोट किया था कि PPI जीडीपी डिफ्लेटर का एक सुपीरियर मेजर है, क्योंकि इसमें सर्विसेज शामिल हैं, डबल काउंटिंग को एलिमिनेट करता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड करता है, जिससे प्रोडक्शन का प्योर सप्लाई साइड मेजर मिलता है। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारोमीटर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP पर आते हैं।
IIP अ गिवन पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम में हुए ग्रोथ को मेजर करता है। बिल्कुल। IIP के डिटेल्स रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO MOSPI बेस ईयर 2011-12 फ्रीक्वेंसी मंथली और इसका पर्पस है टू मेजर शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेंड। IIP के कंपोनेंट्स और उनके वेटेज क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है 77.63%। इसमें इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स शामिल है। फिर माइनिंग 14.37%। इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जैसे कोल मिनरल्स शामिल है। और इलेक्ट्रिसिटी 7.99%। इसमें पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। IIP के अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनका IIP में की स्टैटिस्टिकल वैल्यू है। इस पर UPSC 2015 में सवाल भी था। हाँ, इन्हें सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO द्वारा मंथली पब्लिश किया जाता है, जो अब NSO का हिस्सा है। द करंट बेस ईयर फॉर द इंडेक्स इज 2011-12। और इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज? इनका वेटेज इस प्रकार है घटते क्रम में। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 28.04%, इलेक्ट्रिसिटी 19.85%, स्टील 17.92%, कोल 10.33%, क्रूड ऑयल 8.98%, नेचुरल गैस 6.88%, सीमेंट 5.37% और फर्टिलाइजर्स 2.63%। जीडीपी एंड वेलफेयर से सोर्स बताता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को किसी देश के लोगों के वेलफेयर का एकमात्र इंडिकेटर मानने की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जीडीपी असल में राष्ट्र के ओवरऑल वेलबींग को सही क्यों नहीं दिखाता? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आय का बंटवारा। सोर्स के मुताबिक जीडीपी देश का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट तो मेजर करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये आउटपुट लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर जीडीपी बढ़ता है लेकिन उसका फायदा सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स या फैमिलीज तक सीमित है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को इंप्रूव्ड वेलबींग का अनुभव नहीं होता। अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपीरियंस वेलबींग में कमी आ सकती है ना? बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। अगला पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। सोर्स में कहा गया है कि कई वैल्यूएबल एक्टिविटीज को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। हाँ, जैसे वॉलंटियर वर्क या बार्टर एक्सचेंजेस, मतलब गुड्स और सर्विसेज का बिना पैसे के डायरेक्ट स्वैप। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हैं, लेकिन टिपिकली जीडीपी में अकाउंटेड नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी हमारी एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हाँ, इस समेशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी और वेलबींग का अंडर एस्टिमेशन होता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक्सटर्नैलिटीज। सोर्स बताता है कि जीडीपी एक्सटर्नैलिटीज पर विचार नहीं करता। ये एक्सटर्नैलिटीज क्या है? एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन अगर वो पास की नदी को पोल्यूट करती है जिससे लोकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स को हार्म होता है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जीडीपी में कैप्चर नहीं होती। अच्छा। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज? कन्वर्सली, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जैसे एजुकेशन और रिसर्च वेलबींग को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन ये भी जीडीपी द्वारा पूरी तरह से कैप्चर नहीं किए जाते हैं। हमारे सोर्स में एक PW+ बॉक्स है जिसका टाइटल है द इनविजिबल हैंड बिहाइंड इंडियाज जीडीपी। ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। कुछ फैसिनेटिंग ये इकोनॉमिक सर्वे 2024 का हवाला देता है। ये हाईलाइट करता है कि महिलाओं का अनपेड केयर और डोमेस्टिक वर्क देश की जीडीपी में मैसिवली कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल जीडीपी नंबर्स के बाहर रहता है। तो इसे एन इनविजिबल इंजन कीपिंग ग्रोथ अलाइव कहा गया है। बिल्कुल। तो अगर जीडीपी इम्परफेक्ट है तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? सोर्स कुछ मेथड्स लिस्ट करता है। हाँ, सबसे पहले है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी ये क्या है? ये एक ऐसा मेजर है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्स डिप्लीशन की कॉस्ट को जीडीपी से सब्ट्रैक्ट करता है। इसका मकसद एनवायरमेंटल डैमेज को अकाउंट करना है। इसके बाद है ग्रीन नेशनल अकाउंट्स। ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जो नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स में एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को इंटीग्रेट करता है। HDI एक बहुत पॉपुलर टर्म है। बिल्कुल। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब UNDP का एक कंपोजिट मेजर है। ये किसी देश के हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को कंसिडर करता है। इट प्रोवाइड्स अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस ये भूटान का अप्रोच है, राइट? हाँ, GNH जीडीपी से आगे जाकर वेलबींग, कल्चरल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और गुड गवर्नेंस पर फोकस करता है। और आखिर में है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर मतलब GPI। ये एक अमेरिकन मेट्रिक है जो क्राइम, पॉवर्टी और ओजोन डिप्लीशन जैसे सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर विचार करता है। चलिए अब आते हैं मेन चार्ट पर। समरी ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ये UPSC एस्पिरेंट्स के लिए कोर कॉन्सेप्ट्स है। इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस GDPMP। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। इसमें सभी प्रोडक्शन, चाहे वो नेशनल रेजिडेंट्स ने किया हो या नॉन रेजिडेंट्स ने, शामिल होता है, प्रोवाइडेड वो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो। और इसे मार्केट प्राइसेस पर वैल्यू किया जाता है। हाँ, इसका फॉर्मूला है GDPMP = C + I + G + XM। ठीक है। नेक्स्ट GDP एट फैक्टर कॉस्ट GDPFC। ये मार्केट प्राइसेस से कैसे अलग है?
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को घटाकर मिलता है। मार्केट प्राइसेस वो दाम है जो कंज्यूमर्स पे करते हैं, जिसमें टैक्सेस एंड सब्सिडी शामिल होते हैं, राइट? राइट। फैक्टर कॉस्ट वो पैसा है जो फर्म्स को डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मिलता है। फॉर्मूला GDP-FC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस NDP-MP। इसमें नेट का क्या सिग्निफिकेंस है? नेट का मतलब है डिप्रिसिएशन को घटाना। NDP-MP दिखाता है कि देश को अपना करंट GDP मेंटेन करने के लिए कितना स्पेंड करना होगा। अगर कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस नहीं किया जाता तो डिप्रिसिएशन के कारण GDP गिर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हुआ NDP-MP इज इक्वल टू GDP-MP डेप्रिसिएशन। बिल्कुल। इसी तरह NDP एट फैक्टर कॉस्ट NDP-FC क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट वो इनकम है जो एक देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट और इंटरेस्ट के रूप में अर्न करते हैं। ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की इनकम है। फॉर्मूला है NDP-FC इज इक्वल टू NDP-MP नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। अब डोमेस्टिक से नेशनल पर आते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट GNP-MP। GNP-MP एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक साल में प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, जिसे मार्केट प्राइसेस पर मेजर किया जाता है। ये नेशनल है, मतलब इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स की ऑल इकोनॉमिक आउटपुट शामिल है, चाहे वो नेशनल बाउंड्री के अंदर हो या बाहर। अच्छा। इसका फॉर्मूला है GNP-MP इज इक्वल टू GDP-MP प्लस NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद GNP एट फैक्टर कॉस्ट GNP-FC। ये एक साल में देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाले आउटपुट की वैल्यू को मेजर करता है। फॉर्मूला GNP-FC इज इक्वल टू GNP-MP नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस NNP-MP। ये मेजर करता है कि एक देश गिवन पीरियड में कितने कंज्यूम कर सकता है। इसमें प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी में या अब्रॉड, इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला है NNP-MP इज इक्वल टू GNP-MP डेप्रिसिएशन या NNP-MP इज इक्वल टू NDP-MP प्लस NFIA। फाइनली NNP एट फैक्टर कॉस्ट NNP-FC, जिसे नेशनल इनकम या NI भी कहते हैं। जी हाँ, NNP एट फैक्टर कॉस्ट एक साल के दौरान प्रोडक्शन में लगे सभी फैक्टर्स द्वारा अर्न की गई इनकम का सम है। ये नेशनल प्रोडक्ट है और इससे प्रोडक्शन के नेशनल बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है। ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में अब्रॉड से मिली नेट फैक्टर इनकम को जोड़कर बनता है। और इसका फॉर्मूला NI इज इक्वल टू NNP-MP नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, या NI इज इक्वल टू NDP-FC प्लस NFIA। टेबल में GVA के भी 3 वेरिएशंस हैं। पहला GVA एट मार्केट प्राइसेस। इसका फॉर्मूला है GDP GDA प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज। नेक्स्ट GVA एट बेसिक प्राइसेस। इसका फॉर्मूला है GVA-MP नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। और अंत में GVA एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है GVA एट बेसिक प्राइसेस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। सोर्स में एक और W+ बॉक्स है जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI के बारे में है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंडेक्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर मतलब EAC-PM द्वारा रिलीज किया गया है। ये सोशल प्रोग्रेस को 3 डायमेंशंस में देखता है: बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग और अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे SPI का उपयोग करके ये बताता है कि हाई GDP हमेशा इक्वल सोशल प्रोग्रेस में ट्रांसलेट नहीं होता। उदाहरण के लिए गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे राज्य सोशल आउटकम्स में बड़े राज्यों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की गहराइयों को समझा और देखा कि GDP के अलावा भी वेलफेयर को मापने के कई तरीके हैं। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। GDP एक अधूरा मेजर है और HDI या GPI जैसे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। तो वो कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जो सरकारों और इंटरनेशनल बॉडीज को पॉलिसी बनाने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर निर्भर रहने के बजाय इंडिकेटर्स के एक ज्यादा होलिस्टिक डैशबोर्ड को अपनाने से रोकती है?